अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मौज़ूआत हैं बिलावल हाउस की साजिश, इमरान खान का कमाल और दौरा अमरीका। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है। गुजारिश ये है कि जिस वक्त हम लोग या मैं अपनी बात करूँगा, ये आपके सामने मुखातिब होते हैं तो हमारे सामने कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता, कोई लिखा हुआ मुसवदा या मवाद नहीं पढ़ रहे होते। एक्सटेम्पोर यानी जो बातें जहन में होती हैं, दिल में होती हैं, दिमाग में होती हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। बाज़ औक़ात उसमें स्लिप ऑफ टंग जिसे आप कहते हैं वो हो जाती है। कोई लफ्ज़ जो है उसमें जिसको हम कहते हैं कि गलत अदा हो जाता है। तो वैसे भी देखा जाए तो उर्दू कम से कम मेरी मादरी ज़बान नहीं है, तो कोशिश ये होती है कि कोई गलती ना हो, लेकिन सहवन कोई गलती हो जाए तो उसके लिए आप भी दरगुजर कर दिया करें। अब शुरू करते हैं जनाब कि बिलावल हाउस की साजिश। एक से ज़ायद मरतबा बिलावल भुट्टो जरदारी इमरान खान के उस बयानिए के जवाब में या उस इल्ज़ाम के जवाब में कि उनकी हुकूमत के ख़ात्मे की साजिश अमेरिका ने तैयार की, बिलावल भुट्टो ये कह चुके हैं मुतअद्दिद मरतबा कि दर हकीकत उनकी हुकूमत के ख़ात्मे की जो साजिश है वो बिलावल हाउस में तैयार की गई। अब ये मालूम नहीं कि वो बिलावल हाउस कराची वाला या लाहौर वाला, इस्लामाबाद में तो खैर जरदारी हाउस है। अब बिलावल ऐसा क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक बाकायदा एक पूरी कहानी है। कहानी ये है कि आपको याद होगा कि जब पीडीएम जो बनी थी वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बुलाई थी इस्लामाबाद में, जिसमें तमाम सियासी जमातों ने शिरकत की थी और मियां नवाज शरीफ ने भी उससे खिताब किया था बजरिया वीडियो लिंक। और उसके बाद ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो पीडीएम में तब्दील हो गई। लेकिन बाद पीडीएम से पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी ने राहें जुदा कर ली थी। अब ये थोड़ा सा पस मंज़र बयान करना इसलिए ज़रूरी है कि वो नाजरीन जिनके जहनों से ये बात उतर चुकी हो उनको ये याद दिलाना मकसूद है। अब हुआ ये कि जब पीडीएम से पीपल्स पार्टी ने राहें जुदा की तो बहुत सी जो चीज़ें थी उनमें एक सबसे बड़ी बात ये थी कि उस वक्त पीडीएम के बहुत से रहनुमा बशमूल मौलाना फजल रहमान, मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और बहुत से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ये चाहते थे कि असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दिए जाए या लॉन्ग मार्च किया जाए इस्लामाबाद की जानब और हुकूमत को मजबूर किया जाए कि वो अपने घुटने टेक दे तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अब इसके पीछे भी एक मामला है। अब पीपल्स पार्टी की एक जमहूरी तारीख है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये नहीं चाहते थे कि वो इस्तीफ़े दें, क्योंकि अगर इस्तीफ़े देते तो हुकूमत जो है वो इंतखाबात करवा देती, वहाँ पर ज़मीनी इंतखाबात करवा देती, तो फिर उसमें क्या उन पार्टियों के उम्मीदवार शिरकत ना करते। तो असेंबली में वैसे भी कोई एमएनए चला जाए तो उसका दिल नहीं करता कि वो इस्तीफ़ा दे। खैर दूसरी बात ये थी कि लॉन्ग मार्च की, तो उन्होंने कहा कि जी लॉन्ग मार्च देखें आप बेशक करें, एहतजाज ज़रूर करें, लेकिन इसलिए नहीं कि वहाँ पे जाके आप धरना दें जिस तरह 2014 में इमरान खान ने धरना दिया था। तो इस तरह ये एक गलत रवायत हम कायम करेंगे कि किसी हुकूमत को हम बज़ोर इस तरह की ताकत अवामी यानी स्ट्रीट पावर के ज़रिए उसको इक़्तिदार से अलग करें कि क्योंकि बाद में आने वाली हुकूमतों को भी इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा
हम चाहते हैं कि आप हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश करें, उस पर काम करें। इस पर PDM में इख्तलाफ पैदा हुआ, लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी ने राहें जुदा कर ली। बिल आखिर हालात ऐसे हुए कि वही जरदारी फार्मूला जो कि जिसको अब बिलावल साजिश कहते हैं, यानी तहरीक अदम एतमाद वाला फार्मूला, उस पर काम शुरू हो गया। और उसमें जो पेश जो रहनुमा थे वो आसिफ अली जरदारी थे। मैं तो हमेशा उनको डॉक्टर आसिफ अली जरदारी कहता हूँ कि उन्होंने सियासत में PhD कर रखी है और उनको सियासत में इस वक्त सियासत में उनको कोई मात नहीं दे सकता। पाकिस्तानी सियासत की मैं बात कर रहा हूँ। बहरहाल हालात बदलते रहते हैं, अक्ल कुल कोई भी नहीं होता, ना जरदारी साहब हो सकते हैं। खैर ये मामला था। बिल आखिर दोनों ने, यानी आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की। इस मुलाकातों के बाद ये तय पाया कि जनाब अब लोहा गर्म है। उससे पहले आसिफ अली जरदारी हुकूमत के उस वक्त, यानी उस वक्त की हुकूमत के उस वक्त के इत्तेहादियों को तकरीबन मना चुके थे कि वो उस वक्त की अपोजिशन का साथ देंगे तहरीक अदम एतमाद की सूरत में। और मुतअद्दिद ऐसे अरकान थे जिनको अब मुनहरफ अरकान के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी राब्ते कर रखे थे। तो लिहाजा ये तहरीक अदम एतमाद जो है ये बेसिकली ब्रेन चाइल्ड है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और इसीलिए बिलावल कहते हैं कि ये साजिश जो है वो बिलावल हाउस में तैयार की गई। अब दूसरा जो मौजू है वो है, आप जानते हैं कि मैंने कहा था कि इमरान खान का कमाल। इमरान खान साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में ही कह दिया था एक तकरीर में कि मुझे इक़्तिदार से अलग किया गया, यानी मुझे बाहर निकाला गया तो मैं इंतहाई ख़तरनाक साबित होऊंगा। हालांकि उनके इस जुमले पर ख़तरनाक होता है, उन्होंने ख़तरनाक कह दिया, वो भी स्लिप ऑफ टंग हो सकती है। तो उस पर बहुत से लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि ये ख़तरनाक क्या होता है। और फिर यह है कि शायद उस वक्त के वज़ीर आज़म ये भांप चुके थे कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो कोई मंसूबा तैयार किया जा चुका है या हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। बिलाखिर वही हुआ। अब दरमियान के हिस्से को मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन जब से वो इक़्तिदार से अलग हुए तो इमरान खान ने धुआंधार तकरीरें की, धुआंधार जलसे किए। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि अब उनके जलसों में जाने वाले अफराद की तादाद उतनी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। उसकी वजूहात आपके सामने हैं। एक तो ये है कि बहुत से लोग अब भी ये समझते हैं कि शायद वो दोबारा इक़्तिदार में ना आ सकें, कम अज़ कम मुस्तक़बिल करीब में। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि नहीं, इमरान खान अब दोबारा इक़्तिदार में आएंगे और 2/3 अक्सरियत से आएंगे। और दूसरी जो है वो ये है कि गर्मी जो है उसकी वजह से भी लोग, जाहिर है इसलिए रात के वक्त जलसे मुनक्किद किए जा रहे हैं। और गर्मी की वजह से लोग कम ही घरों से बाहर निकलते हैं और रात के वक्त वैसे भी फैमिली वाले लोग घरों से कम निकलते हैं। और अक्सर देखा यह गया कि इमरान खान के जलसों में ख़वातीन या फैमिलीज़ की तादाद ज़्यादा होती है बनिस्बत दूसरी पार्टियों की। अब इमरान खान का कमाल क्या है, वो हालात को ऐसे नहज पर ले गए कि अब दोनों पार्टियों को, कम से कम इस वक्त मैं ये कहूँगा कि मुस्लिम लीग नून को उन्होंने मजबूर कर दिया कि अब मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज भी जलसे करे। अब मरियम नवाज ही क्यों, इस पर भी मैं आता हूँ। लेकिन उससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़श्ता रोज़ एक रैली से खिताब किया। वो जब से वज़ीर ख़ारजा बने हैं, पहली मरतबा वो कराची गए तो उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया, जिसने याद दिलाई 18 अक्टूबर 2007 की, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद लंदन से कराची वापस आई थी जलावतनी काट के। तो जो उस वक्त इस्तकबाल हुआ था ये वही इस्तकबाल है जिसमें कारसाज, साने कारसाज जैसे कहा जाता है, जहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो पर खुदकुश हमला हुआ और वो बाल बाल बच गई, लेकिन उसमें 160 के करीब अफराद शहीद हुए।
लेकिन अब इमरान खान का कमाल ये है कि वो इन दोनों सियासी जमातों को दोबारा सड़कों पर ले आए। ये सड़कों से मुराद ये है कि जलसे करने पर मजबूर कर दिया। अब मरियम नवाज जो है वो एक इमरान खान के पाए की क्राउड पुलर जिसे हम कह सकते हैं, यानी हजूम को अपनी तरफ राग़ब करने वाली अगर कोई सियासी शख्सियत हैं इस वक्त पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म पे कम अज़ कम, तो वो मरियम नवाज हैं। इसलिए अब मरियम नवाज ने भी जलसे शुरू कर दिए। इस पर मैं एक अलग वीडियो करूंगा कि मरियम नवाज ने अपने जो जलसा जो उन्होंने कल किया गुजरात में, उन्होंने क्या क्या बातें की। बेसिकली वो क्राउड पुलर क्यों है? अब बदकिस्मती कह लें उनकी या जो भी है, शहबाज शरीफ जो है वो अच्छे मुकर्रर नहीं है, वो अच्छी तकरीर नहीं कर सकते, वो अवाम के जज्बात के मुताबिक तकरीर नहीं कर सकते। लेकिन मरियम नवाज जो हैं वो बिल्कुल अवामी रंग में, अवामी जज्बात के मुताबिक तकरीर करती हैं और एक चार्ज क्राउड होता है। जिस तरह इमरान खान के जलसों में एक जोश और वलवला पाया जाता है, इसी तरह मरियम नवाज के जलसों में भी बाकायदा जोश और वलवला पाया जाता है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इवन नवाज शरीफ इतने अच्छे मुकर्रर नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि उनके नवाज शरीफ के जलसों में भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और बड़ा चार्ज क्राउड होता है और लोग कहते हैं इस तरह के मियाँ साहब आई लव यू, वो भी आगे से कहते हैं आई लव यू टू, इस तरह के। अब ये सारी चीज़ें सियासत में चलती रहती हैं। लेकिन अब क्या होगा? अब ये है कि बज़ाहिर आप ये भी कह सकते हैं कि शायद दोनों जमातें, बल्कि तीनों जमातों ने अपनी एक लिहाज से इंतखाबी मुहिम का सिलसिला शुरू कर दिया है। इमरान खान ने तो काफ़ी अर्सा पहले कर दिया था, मरियम नवाज दरमियान में खामोश हो गई थी, लेकिन अब मरियम नवाज भी मैदान में आ गई। अब पंजाब में जाहिर है, अब ये भी कह सकते हैं कि उनके कज़न हमजा शहबाज की हुकूमत है, तो मुमकिन है उनको कुछ इंतज़ामी मदद भी हासिल होती होगी। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब वो पंजाब में अपोजिशन में भी थी तो मरियम नवाज उस वक्त भी ज़बरदस्त किस्म के जलसे कर रही थी। खैर, ये इमरान खान का ही कमाल है कि वो इन दो सियासी जमातों को मैदान में ले आए और अनकरीब आप देखेंगे कि मौलाना फजल रहमान भी किसी न किसी मकाम पर कोई बहुत बड़ा जलसा कर देंगे। और यूं इमरान खान को जो थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ मकबूलियत का ग्राफ है, थोड़ा बहुत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इमरान खान की मकबूलियत अब वो नहीं है जो 2014 में थी, 2011 में थी, या आप यूँ कह लें कि 2017 या 2018 में थी। ऑब्वियसली उनकी मकबूलियत में कमी वाक़या हुई और एक वक्त तो ऐसा था कि उनकी मकबूलियत इंतहाई कम हो गई थी, लेकिन हुकूमत से निकलने के बाद उनकी मकबूलियत में दोबारा इजाफा ज़रूर हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये तो वक्त बताएगा, बैलेट बॉक्स से निकलने वाले वोट बताएंगे, वोट की पर्ची बताएगी। अगर धांधली ना हुई, जिसे कहते हैं ना साफ और शफाफ, ट्रांसपेरेंट और आज़ादाना माहौल में इलेक्शंस हुए, तो मेरा ख्याल नहीं कि इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं। ठीक है, पंजाब में वो सीटें जीत जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा में वो कौमी असम्बली की सीटें जीत जाएंगे। अब खैबर पख्तूनख्वा की बात हो रही है तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि यहाँ पर अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अब भी कायम है। आज जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो आज सवाबी में इमरान खान जो है वो जलसा आम से खिताब करेंगे। सवाबी का ही एक इलाका है छोटा लाहौर, चंद दिन पहले वहाँ पर मरियम नवाज का जलसा था। अब आज ये भी मुवाजना किया जाएगा कि जनाब दोनों, बल्कि एक तकाबली जायज़ा लिया जाएगा कि दोनों में से किसका जलसा ज़्यादा था। फिर बात वहीं पे आ जाती है कि क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है और वसाइल जो भी हुकूमत हो, जिसकी भी हुकूमत हो, जिस सूबे में या मरकज़ में, तो वो अपने वसाइल ज़रूर इस्तेमाल करती है। सरकारी वसाइल की मैं बात कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा सहूलत होती है, फैसिलिटेशन होती है, ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाती है, वगैरह वगैरह। डिप्टी कमिश्नर्स की, पटवारियों की, गिरदावरों की, तहसीलदारों की ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं, दीगर अफसरान की ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं।
MPs जो हैं वो अपने वज़ीर आला को या अपने जो वज़ीर हैं, जो भी लोग हैं, उनको खुश करने के लिए ज़्यादातर लोग लेकर आते हैं। उनको बाकायदा टास्क दिया जाता है कि जी फ़लाँ MPA ने 2000 बंदे लेके आने हैं, फ़लाँ ने 1000 लोगों को लाना है। और जिस तरह लोगों को लाया जाता है, ले जाया जाता है, वो हम सब जानते हैं। अब अगर हम ये कहें कि कराची में जो बिलावल की जो रैली थी उसमें सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए गए होंगे तो ये भी गलत बात होगी। यकीनन किए गए होंगे, लेकिन ये भी है कि कराची में या सिंध में पीपल्स पार्टी की बड़ी फॉलोइंग है, और कराची में अगर नहीं है तो अंदरूनी सिंध से बड़ी तादाद में लोग लाए गए होंगे या खुद लोग आए होंगे। यहाँ पर एक और बात करने को दिल करता है, फिर मैं कहता हूँ कि वो छोटी बात होगी, वो जो शर्ट वाला मामला है कि वो एक बच्चे की कमीज़ पर दस्तखत किए गए और किसी ने कहा कि पता नहीं वो 10 करोड़ रुपए में वो कमीज़ खरीदने पर तैयार है, इस किस्म की बातें होती रही हैं। लेकिन वो उस बच्चे का मामला जो है ना, उस बच्चे का जो वालिद है वो एक बहुत बड़ा फनकार है, वो उसका ताल्लुक लकी मरवत से है। लेकिन आजकल ख़बरें ये हैं कि उसकी वो सरकारी मुलाजिम है और उसकी तैनाती एबटाबाद में है, और वो ख्वाहिशमंद है कि उसको कोई अच्छी पोस्ट मिल जाए। तो उसने अपने बच्चे को इस्तेमाल किया और वो ज़ाहिर PTI के करीब हो गया, इमरान खान के करीब हो गया। अबू बकर नामी उस बच्चे का नाम मेरा ख्याल है आधे से ज़्यादा पाकिस्तान जानता है उस शर्ट की वजह से। अब जनाब दौरे अमेरिका, मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है ना वो है दौरे अमेरिका। बिलावल आज अमेरिका के दौरे पर रवाना हो जाएंगे। कल यानी 17 को उनकी मुलाकात है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के साथ। ये मामूली बात नहीं है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साथ पाकिस्तान के एक सियासत में तो उनका एक मुकाम है ही, लेकिन वैसे आप देखें तो काफ़ी यंग हैं। पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे कम उम्र तरीन वज़ीर ख़ारजा हैं अपने नाना के बाद ये बिलावल उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं। और इस मुलाकात की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि इस वक्त जो साबिक़ वज़ीर आज़म है वो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं अमरीकी इंतज़ामिया पर, अमेरिका पर, कि उनके ख़िलाफ़ जो साजिश की गई थी इक़्तिदार से हटाने के लिए, उसमें अमेरिका बराह रास्त मुलव्वस है। और दूसरी जानब यह है कि पाकिस्तान को IMF से कर्जा चाहिए, कर्जे की वो किस्त चाहिए और दीगर शराइत मनवानी है IMF से। और वो IMF के साथ जो मुज़ाकरात का सिलसिला या दौर है वो 18 तारीख को दोहा में होगा। अब होगा क्या होगा, ये मैं पेशगोई नहीं कर रहा, एक तज्ज़िये की बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ, एक तज्ज़िया ही आप समझ लें, और ये मालूमात भी नहीं है। वो ये है कि वो उनसे मुलाकात करेंगे एंटनी ब्लिंकन से, और दो तरफ़ा ममालिक के जो हमारे जो बामी ताल्लुकात हैं उनमें बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे या ख्वाहिश का इज़हार करेंगे, और कहेंगे कि जनाब ये जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं ये जो बयानात दे रहे हैं ये उनके ज़ाती बयानात हैं, उनका हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान या पाकिस्तान के रियासती अदारों से कोई ताल्लुक़ नहीं। अब आप देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ पिघलेगी। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के जो माबैन जो जम चुकी थी, साबिक़ वज़ीर आज़म के बयानात जब वो हुकूमत में भी थे तो इस तरह के बयानात दे रहे थे, तो जब बर्फ़ पिघलेगी तो इमरान खान को एक और मौका मिल जाएगा कि देखें जनाब मैं सही कह रहा था कि ये उनकी वजह से इक़्तिदार में आए हैं, यानी ये लोग अमेरिका की वजह से इक़्तिदार में हैं। लेकिन इस मुलाकात का सबसे अहम पहलू क्या होगा, वो है IMF। सारी दुनिया जानती है कि IMF के ऊपर कंट्रोल है अमेरिका का, और सिर्फ एक कॉल करनी है IMF के जो सदर हैं उनको या सरबराह हैं उनको अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने उन्होंने कॉल करनी है कि जनाब गो सॉफ्ट ऑन पाकिस्तान, के पाकिस्तान के साथ नरम रवैया बरतें। तो IMF हमारी थोड़ी बहुत शराइत मान के
वो कर्ज़े की किस्त रिलीज़ कर देगा, और जो ही वो कर्ज़े की वो किस्त रिलीज़ होगी उसी के साथ साथ सऊदी अरब पाकिस्तान को वो पैकेज दे देगा, यूएई पैकेज दे देगा, उसके बाद चाइना तैयार हो जाएगा। तो इस तरह पाकिस्तान की माशी सूरत हाल दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जाएगी। इंतखाबात कब होंगे ये मैं आपको वसूख से तो नहीं, लेकिन अपनी मालूमात की बुनियाद पर यह बता सकता हूँ कि इंतखाबात फौरी तौर पर नहीं हो रहे। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।